बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राजा जुनैद। फर्स्ट ईयर के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे और इस एक्सरसाइज में एमसीक्यू वगैरह हम लोग सारे सॉल्व कर चुके थे विद सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स थे उनको डिस्कस करते हुए आज हम लोग आगे चल रहे हैं और एक्सरसाइज के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और उन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में हम लोग जो हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी देखेंगे और साथ में जो हमारे पास उसके साथ रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी देखेंगे। यानी कि हम लोग हर एक क्वेश्चंस को उसके अंदर जो हिडन कॉन्सेप्ट है उसको, फिर हिडन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो रीजनिंग है, ठीक है, वो करेंगे कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट यहां पे पेश कर रहे हैं वो ऐसा क्यों है। सेकंड, जो उसके साथ कोई रिलेटेड अगर इक्वेशन है तो हम लोग उसके साथ रिलेटेड इक्वेशंस भी उसके अंदर लिखेंगे। तीसरा जो है वो हम लोग कंक्लूजन पे बात करेंगे कि हम लोगों का जो ऊपर कंसेप्ट या रीजनिंग के बाद और रिलेटेड इक्वेशन के बाद कंक्लूजन क्या बनता है, और कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो आंसर ये या इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो किस बेस के ऊपर ऐसा है। तो कंक्लूजन के अंदर हम लोग ये तो तीन चीजें, कंसेप्ट, रिलेटेड इक्वेशंस और कंक्लूजन, इन तीन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस करने हैं और इसी के बेस पे हम लोग आगे चलेंगे। तो चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ जो एक्सरसाइज का है उसे देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड। वाई? कहता है कि अगर हम लोगों के पास कोई आंसर है, कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसका अगर कोई आंसर आ रहा है और उसको हम लोगों ने मुकम्मल करना है तो वहां पे यूनिट्स को हमें स्पेसिफाई करना होता है। और पूछ रहा है कि क्यों हम लोग आंसर्स में यूनिट को स्पेसिफाई क्यों करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या हिडन है उस चीज को देखते हैं जरा। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को मेजर कर रहा हूं, ठीक है। अभी अगर मेजर कर रहा हूं तो मेजरिंग का जो प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि हम लोग किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं विद सम स्टैंडर्ड, और जब उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो उस स्टैंडर्ड का पहले से कोई ना कोई स्पेसिफाइड यूनिट होता है, ठीक है। पहले से कोई ना कोई स्पेसिफाइड यूनिट है। जब उसके साथ कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में फिर हम लोग जो हमारे पास आंसर आता है उसके आंसर को हम लोग किसी यूनिट के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? मैं दुकान पे गया और मैंने शॉपकीपर को कहा कि मुझे 1 kg शुगर चाहिए, तो ऑब्वियसली वो शुगर मुझे मेजर करके देगा और वहां पे मैंने जब यूनिट स्पेसिफाई किया है केजी का तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना आसान था कि वहां पे मैंने यूनिट स्पेसिफाई किया है कि केजी मुझे चाहिए। अब मैं अगर जाऊं और मैं कहूं मुझे 1 शुगर दे दें, 1 शुगर, तो मुझे आप ये बताएं क्या ये 1 शुगर कोई सेंस क्रिएट कर रहा है? कोई सेंस भी क्रिएट नहीं कर रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चलें ये तो हम गए और उस बंदे ने मेजर किया। फॉर एग्जांपल आप लोग अगर फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, या मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैं आता हूं और आप लोगों ने किसी चीज कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और उसकी शीट मेरे सामने रख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पेज है और पेज आप लोगों ने, ये ऐसे कोई पेज है, पेज आप लोगों ने लिख के और सारा आंसर यहां पे नीचे, फॉर एग्जांपल आंसर आता है 256 और आप लोगों ने आगे लिख लिया आंसर। अब ये जब मैं इसको देखूंगा और यहां पे लिखा हुआ है 256, तो इस 256 को देख के मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है? क्योंकि इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, और जब यूनिट नहीं है तो इसका मतलब यह है मुझे यह नहीं पता चल रहा कि यह कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। और जब मुझे यह बात नहीं पता चल रही कि यह कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है तो मुझे यह कैसे पता चलेगा कि यहां पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो किस चीज के मुतालिक है। इसका मतलब यह है कि हम इस कंसेप्ट से यह बात समझे, हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि विदाउट
without units the final result is meaningless। यानी कि यूनिट्स के बगैर हम लोगों के पास किसी भी चीज का कोई भी फाइनल रिजल्ट हो वो मीनिंगलेस है। और ऐसे मीनिंगलेस आंसर को हर एक बंदा मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट कर सकता है। यानी कि वहां पे जो उसको अंडरस्टैंड करने वाली चीजें हैं तो उसको हर एक बंदा अपने हिसाब से अंडरस्टैंड करेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा आंसर तो हम लोगों के पास एक ही रास्ता बताता है, एक ही आंसर होता है। जबकि जब आप लोग यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो मोर देन वन वे आ जाएगा जिसमें लोग उसे इंटरप्रेट करेंगे। कोई समझेगा ये लेंथ के लिए है, कोई समझेगा ये मास के लिए है, कोई समझेगा ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इसका मतलब यह है कि हम लोगों के पास यूनिट्स को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर यूनिट्स के हम लोगों के पास कोई भी आंसर जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, उस पर बात करते हैं जरा। यानी कि इसका अगर आंसर लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, आंसर आप लोगों के लिए मैंने यहां पे लिख लिया, मैं जल्दी से उसे पढ़ के आप लोगों को सुना देता हूं। हम लोग कह सकते हैं फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड बिकॉज measurement must be measured against a scale and the units provide the scale. Unit must be specified or the answer could mean a variety of quantities and could be interpreted in a variety of ways. For example, 1 kg sugar is meaningless with unit, without unit, ठीक है, without unit. 1 sugar does not make any sense. यानी कि इस आंसर में क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि आप लोगों के पास यहां पे जो मैंने लिखी हैं 2-3 चीजें वो मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक तो ये है कि हम लोग वेराइटी ऑफ क्वांटिटी समझ सकते हैं, ठीक है। अगर 1 शुगर कहेंगे तो उसे समझ ही नहीं आएगी ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, केजी की बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये है साथ में कि उसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर 1 kg शुगर है वो मीनिंगलेस बन जाएगा विदाउट यूनिट, अगर यूनिट नहीं है तो कैसे मीनिंगलेस। ऐसे मीनिंगलेस कि मैं अगर बोलूं 1 शुगर तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो इसका आंसर ये बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई यूनिट्स। यानी कि अगर हम लोग इसे समझें तो यहां पे वो कह रहा है कि जो एसआई यूनिट्स हैं हमारे पास उनकी एडवांटेजेस क्या हैं एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट इसका ये है यहां पे कि एसआई यूनिट्स जो हैं वो हम लोगों के पास डिफाइंड हैं कितनी क्वांटिटीज के लिए, 7 बेस क्वांटिटीज के लिए, ठीक है। अगर मैं नाम उनके लिख लूं तो 7 बेस क्वांटिटीज के लिए मीटर से आप लोगों के पास, चले मैं लिख लेता हूं। लेंथ के लिए आ गया मीटर, मास के लिए आ गया केजी, टाइम के लिए आ गया सेकंड, टेम्परेचर के लिए आ गया केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आ गया मोल, करंट के लिए आ गया एम्पेयर, ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए आ गया कैंडेला। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बेस क्वांटिटीज थी। अब ये सारे हमारे पास यूनिट्स आ गए इसके। अब ये यूनिट्स डिफाइन करने का क्या मकसद है, यानी कि एडवांटेज जाहिर सी बात है कोई होगी तो उस पर बात करते हैं। अब सबसे बड़ी एडवांटेजेस इसकी ये हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल ने जब ये यूनिट डिफाइन किए तो वो डिफाइन इसी वजह से किए थे कि रीजन टू रीजन जब भी मूव किया जाता था आप लोगों के पास लेंथ को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स यूज होते थे। फॉर एग्जाम्पल इंचेस, फॉर एग्जाम्पल फीट, फॉर एग्जाम्पल मीटर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल यार्ड्स। अब ये मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स थे। तो जब रीजन टू रीजन मूव होते तो तिजारत में या किसी भी साइंटिफिक स्टडी के अंदर इन चीजों के अंदर बहुत परेशानी होती और वहां पे यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ती। और स्पेशली साइंटिफिक स्टडी में साइंटिफिक
स्टडी में ये चीज काफी डिफिकल्टी क्रिएट करती, क्योंकि जब इनिशियली यूनिट्स बने थे तो अब तो हमारे पास फार्मूले हैं मौजूद है ना, तो हम लोग सिर्फ फार्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तो एक चीज दूसरे में कन्वर्ट करके हमें दे देते हैं। तब फिजिकली उन दो चीजों को कंपेयर करना, एक अलग यूनिट को और दूसरे अलग यूनिट को, और फिर उनका रिलेशन बनाना, इट वॉज अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। लिहाजा साइंटिस्ट ने हमारे लिए आसानी ये की कि उन्होंने एक ही यूनिट डिफाइन कर दिए जो कि एसआई यूनिट कहलाते हैं, और ये एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ से डिफाइन हुए, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किए जाएंगे सारी साइंटिफिक स्टडी के अंदर या कोई भी तजारत। तो यानी अब हमें कोई यूनिट को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो बात थी, असल जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि यहां पे जितने भी हम लोगों के पास रीजन्स हैं वहां पे डिफरेंट यूनिट्स थे, और डिफरेंट यूनिट में हम लोगों को कन्वर्जन करनी पड़ती थी। तो लिहाजा हम लोगों को हेल्प किया सिस्टम इंटरनेशनल ने, वो यूनिट डिफाइन करके दिए जिनकी वजह से पूरे साइंटिफिक स्टडी जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में ही हुई। तो लिहाजा अब हमें कोई भी यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहली एडवांटेज क्या हो गई कि कन्वर्जन जो है वो यूनिट्स की वो हमें नहीं करनी पड़ रही। अब दूसरी एडवांटेज पे बात करें तो हम लोगों के पास जो मल्टीपल्स हैं वो हमें, उसने जितने भी यूनिट्स हैं यानी कि मीटर हैं, तो मीटर के जितने बड़े या छोटे यूनिट्स हैं, इसी तरह टाइम के छोटे या बड़े यूनिट्स, इसी तरह जितनी भी 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनके बड़े और छोटे यूनिट्स हमें उसने पावर ऑफ टेंस, ठीक है, और उनके स्पेसिफिक नाम अगर कहें तो हमें प्रीफिक्सेस भी प्रोवाइड किए हुए हैं, यानी कि उन ही स्टैंडर्ड यूनिट्स के पावर ऑफ टेंस में बड़े नंबर और छोटे नंबर हम लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। तो लिहाजा उन स्टैंडर्ड यूनिट से छोटे या बड़े नंबर्स को हम लोग उनके प्रीफिक्सेस को यूज करके आसानी से लिख सकते हैं। और तीसरी एडवांटेज हमारे पास ये है कि जब कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, पावर ऑफ 10 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं प्रीफिक्सेस के अंदर, तो वहां पे हमारे पास टाइम सेविंग होती है। और जितनी भी कंप्यूटेशन मैथ के अंदर या फिजिक्स के अंदर या कॉमर्स के अंदर जो भी तजारत के अंदर की जाती है, वहां पे टाइम सेविंग को बहुत अहमियत दी जाती है। बल्कि हर एक स्टडी के अंदर टाइम सेविंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किसी तरह टाइम सेव करें। और टेक्नोलॉजी जितनी भी एडवांस होती जा रही है वो असल में टाइम को ही बचाने के लिए हम लोगों के पास नई नई इजादात की जाती हैं कि वही जो वर्क हम लोग बहुत ज्यादा टाइम लगा के कर रहे थे वो अभी कम टाइम में करें। तो यही जो एडवांटेजेस हैं मेन वो मैंने यहां पे डिस्कस कर दी। अब इसका आंसर क्या होगा तो वो देख लेते हैं जरा। तो हम लोग इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट्स। तो एडवांटेजेस में सबसे पहले एडवांटेज है नो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स विल बी रिक्वायर्ड व्हेन वी यूज एसआई यूनिट। तो ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कन्वर्जन हमें नहीं चाहिए होगी जब हम लोग एसआई यूनिट्स को इस्तेमाल कर देंगे। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स आर कंसिस्टेंट एंड आर पावर्स ऑफ 10। मैंने ऑलरेडी बताया कि पावर्स ऑफ 10 के अंदर हमारे पास प्रीफिक्सेस में मौजूद हैं, अनलाइक अदर यूनिट, जैसे कि दूसरे यूनिट में मौजूद नहीं है। कैसे? रिलेशन बिटवीन इंचेस, फीट एंड यार्ड्स। तो इंचेस, फीट और यार्ड ये सारे लेंथ के यूनिट्स हैं, मगर इनके दरमियान हमें कंसिस्टेंसी जो 10 की पावर जैसे हम लोगों को एसआई में नजर आती है वैसे यहां पे नजर नहीं आती। इसी तरह फिर बाय यूजिंग एसआई यूनिट वी कैन सेव ए लॉट ऑफ टाइम इन इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड कंप्यूटेशन। और अपनी डेली लाइफ के अंदर भी, यानी कि इंजीनियरिंग में के अंदर भी, कॉमर्स के अंदर भी और कंप्यूटेशन के अगर कोई हम लोग काम कर रहे हैं तो इन तीनों फील्ड जो मेजर फील्ड्स हैं इनके अंदर और अपनी डेली लाइफ में भी अगर कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं तो एसआई यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको हम लोगों के पास कन्वर्ट करना या पावर ऑफ 10 को इस्तेमाल करना वो हमारे टाइम को सेव करने में मदद देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, हाउ मेनी स्टेरेडियंस अकाउंट फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, तो ये चीजें ऑलरेडी जब रेडियन और स्टेरेडियन डिस्कस हुआ था तो उसमें मैंने ये बता भी दी थी, मगर एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं। जो रेडियंस हम लोगों ने मालूम करने हैं वो करने हैं सर्कल में। रेडियन क्योंकि हम लोगों को पता है जो रेडियन है
वो 2 डायमेंशनल होता है, और इसी तरह जो सर्कल है वो भी हमारे पास 2 डायमेंशनल है, ठीक है। जबकि जो स्टे रेडियन है वो हम लोगों के पास 3 डायमेंशनल है, और इसी तरह सफेयर भी जो है वो हमारे पास 3 डायमेंशनल है। तो लिहाजा अब सर्कल के सर्कमफेरेंस के अंदर, यानी कि अगर आसान अल्फाज में बोलें तो हमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सर्कल के अंदर कितने रेडियंस और एक स्फीयर के अंदर कितने स्टे रेडियंस मौजूद हैं, तो वो चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आते हैं सर्कल वाले केस में, और उसमें रेडियंस देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर आते हैं स्टे रेडियन वाले केस में। अच्छा जी, रेडियंस इन अ सर्कल। अच्छा, हम लोग रेडियन को क्या डिफाइन करते होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास कोई सर्कल है और ये उसका अगर सेंटर है, तो उस सर्कल के सेंटर पे बनने वाला सर्कल जो कि एक आर्क बनाती है, और फॉर एग्जांपल ये आर्क है एस, तो इसकी लेंथ अगर इस रेडियस के बराबर हो जाए सर्कल के, यानी कि एस इक्वल टू आर हो जाए, तो उस टाइम पे इस आर्क के अगेंस्ट बनने वाला यहाँ पे जो सर्कल है वो क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। तो अब ये सर्कमफेरेंस है, तो अगर ये एस जो है वो इक्वल टू आर है, तो इसका मतलब है अगर मुझे इस सर्कल का रेडियस मालूम हो तो मैं इस सर्कल सारे को डिवाइड करता जाऊं रेडियंस में, तो मुझे पता चलता जाएगा कि इसके अंदर कितने रेडियन मौजूद हैं। तो ये 1 रेडियन हो जाएगा, फिर इधर दूसरा रेडियन, इसका तीसरा रेडियन, चौथा रेडियन, जितने भी हैं। तो उसका एक सिंपल इक्वेशन के हिसाब से एक तरीका है, उसे हम लोग समझते हैं। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो हम लोगों को पता है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 2 पाई आर के। अगर इसी सर्कमफेरेंस का जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, इसको डिवाइड कर लें आर से, क्योंकि यहां पे भी तो मैं असल में इसको जो काट रहा हूं तो ये डिवाइड ही कर रहा हूं, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, रेडियंस। तो यहां पे रेडियंस इन सर्कल जो है वो हम लोगों के पास इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आर इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 पाई रेडियंस। यानी कि हम लोगों को क्या पता लगा कि रेडियंस इन सर्कल जो हैं, एक सर्कल के अंदर जो रेडियंस हैं वो कितने मौजूद हैं जी, वो हमारे पास 2 पाई रेडियंस मौजूद है। अब आते हैं सफेयर की तरफ। अब स्टे रेडियंस अगर हम लोगों ने सफेयर में देखने हैं, तो सफेयर होता है आप लोगों के पास एक बाल की तरह, लिहाजा उसके सेंटर से एक, अगर यहाँ पे मेरे पास एक एरिया बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई एरिया है और वो एरिया हम लोग काट के सेंटर तक पहुंचते हैं, और इस एरिया जो है ये वाला, इसकी वैल्यू अगर रेडियस का जो स्क्वायर ले उसके अगर बराबर आ जाए, तो उस टाइम पे यहां सेंटर पे जो एंगल बनेगा सॉलिड एंगल, उसे हम लोग एक स्टे रेडियन बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एक सफियर का जो सर्कमफेरेंस है उसकी क्या वैल्यू है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सफियर या कर्व सरफेस भी बोलते हैं, तो वो हमारे पास इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। तो अब इधर मैं अगर इधर पैचेस बनाता जाऊं, एरिया लेता जाऊं, डिवाइड करता जाऊं, तो इसका मतलब है कि मैं आर स्क्वायर के साथ डिवाइड कर रहा हूं ना, काट रहा हूं इसे आर स्क्वायर के साथ, तो यहां पे भी मैं डिवाइड कर लेता हूं। तो यहां पे ये हो जाएगा, मैं ऐसे लिख लूं, स्टे रेडियंस इन सफेयर, तो वो मेरे पास इक्वल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर के। और यहां पे क्योंकि आर स्क्वायर के साथ, क्योंकि ये एरिया आर स्क्वायर के बराबर है ना, तो यहां पे भी मैं डिवाइड कर देता हूं आर स्क्वायर के साथ, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो स्टे रेडियंस जो हैं, स्टे रेडियंस इन सफियर, वो मेरे पास आ जाएंगे 4 पाई स्टे रेडियंस, ठीक है। तो जो सर्कल था उसमें 2 पाई रेडियंस थे, जबकि सफियर के अंदर 4 पाई रेडियंस है। इस वजह से क्योंकि हम लोगों के पास एक डायमेंशन सफियर में ज्यादा होती है, सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल है, जबकि जो सफियर है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो ये सारा इसका सोल्यूशन था और यही इसका आंसर भी है, यही सारा इसके साथ जो मैथमेटिकल हम लोगों ने लिखनी थी वो सारी हम लोगों ने लिख ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है वो कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट काउंट एरर, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस, यानी कि लीस्ट काउंट एरर पहले है क्या और हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस। सबसे पहले ये देखते हैं कि लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट, ठीक है। तो लीस्ट काउंट को हम लोग जो डिफाइन कर सकते हैं वो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं
कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, यानी कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है उसे हम लोग बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट। अब स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्केल है, यहां पे ये मेरे पास एक स्केल आ गया, ठीक है, ऐसे, और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहां पे मेरे पास इंचेस में वैल्यूज थी, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 एंड यहां पे 5। अब मुझे ये बताएं कि अगर यहां पे मेरे पास जो वैल्यूज 1 2 3 इनके एग्जैक्ट बराबर आ रही हैं, यानी कि मैं एक लाइन ले रहा हूं, यहां से लेके यहां तक मेरे पास एक लाइन है और उसको मैं नाम देता हूं उस लाइन को ए बी का। अब एक एंड इसका यहां पे 0 के साथ है इधर और दूसरा एंड 2 पे है, तो ठीक है, मैं इसे बोलूंगा ये है 2 इंचेस। मगर अगर यही लाइन मेरे पास इधर है कहीं पे सेंटर में, यहां पे सेंटर में या इधर कहीं भी लाई कर रही है, तो यहां पे हमें करनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेशन, और जहां पे अप्रोक्सीमेशन आती है वहां पे ही एरर इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब यह है कि लीस्ट काउंट एरर जो है वो हमारे पास लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट है, और इसी लिमिटेशन की वजह से कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो मजीद छोटी चीजों को मेजर नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने यहां पे एग्जांपल दी, अगर ये इंचेस में है तो ये सेंटीमीटर, मिलीमीटर या ऐसे छोटी वैल्यूज को मेजर करने के काबिल नहीं है, और वहां पे हमें करनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेशन। साथ में दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लीस्ट काउंट के साथ एक तो ये इसकी लिमिटेशन की वजह से है, दूसरा ये है कि हम लोगों के पास वहां पे इन्वॉल्व होते हैं रैंडम एरर इस वजह से कि पहली दफा हम लोग मेजर करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मेजर किया 2.53, दूसरी दफा हम लोग मेजर करेंगे 2.54 और तीसरी दफा 2.5 फॉर एग्जांपल 2 भी आ सकता है। तो आप लोगों के पास यहां पे हर दफा कैलकुलेट करने में जो अननोन फैक्टर की वजह से हमारे पास वैल्यूज के अंदर चेंज आता है तो वो रैंडम की वजह से भी इन्वॉल्व होता है। तो लीस्ट काउंट पहले आती है, उसके बाद रैंडम एरर आता है। तो यानी कि हम लोगों के पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं, और उन ही लिमिटेशंस की वजह से हमारे पास लीस्ट काउंट का एरर आता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इस काबिल नहीं होता कि उससे छोटी वैल्यू को कैलकुलेट कर सके। अब जब काबिल नहीं होता तो तब हमें करनी पड़ती है अप्रोक्सीमेशन। अब चलें, यहां तक तो हम लोग समझ गए कि हमारे पास लीस्ट काउंट एरर क्या होता है। अब जो है वो हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे और इस चीज को देखते हैं कि हम लोग लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जी, लीस्ट काउंट एरर को रिड्यूस करने का तरीका ये है कि वहां पे हम लोग ले लेते हैं वैल्यू का मीन, या दूसरे अल्फाज में अगर मैं बोलूं तो हम वैल्यूज का ले लेते हैं एवरेज। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेट ऑफ वैल्यूज आ गई, ये पहली वैल्यू, ये दूसरी और ये तीसरी आ गई, तो अब ये तीनों वैल्यू के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता, तो इससे मोस्ट स्टेबल वैल्यू हम लोगों ने लेनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 2.53 प्लस 2.54 प्लस 2.52 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 और 3, तो डिवाइड बाय 3। तो ये तरीका होता है एवरेज या मीन वैल्यू मालूम करने का, जिससे हमारे पास एक मिडिल वैल्यू आ जाती है जो इनसे मोर रिलायबल होती है। तो कहने का मकसद ये है कि जहां पे लिमिटेशन या रैंडम एरर इन्वॉल्व होता है या लीस्ट काउंट एरर इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम लोग मीन या एवरेज लेके उस रिजल्ट को हम लोग ठीक कर सकते हैं, उस एरर को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा रिटन फॉर्म में, जरा वो देख लेते हैं। तो अगर हम लोग आंसर पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, इट इज एन इंस्ट्रूमेंटल और रैंडम एरर रिलेटेड विद द प्रिसीजन, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंटल और रैंडम एरर है जो प्रिसीजन के साथ रिलेटेड है, क्योंकि हर दफा वैल्यू एक दूसरे के करीब आती है, तो वो इंस्ट्रूमेंटल और रैंडम की वजह से। कहते द अप्रोक्सीमेशन मेड बाय एन ऑब्जर्वर व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स विद इन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द स्केल लीड्स टू दिस टाइप ऑफ एरर, कि जब हम लोगों के पास अप्रोक्सीमेशन आती है, कब आती है, जब हम लोगों के पास जो चीज हम लोग मेजर कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट डिवीजन के अंदर फॉल करे, यानी उससे छोटी हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अ लाइन ए बी इज टू बी मेजर्ड विद अ मीटर स्केल, यानी कि मीटर स्केल से लाइन ए बी को मेजर कर रहे हैं, इट्स वन एंड कोइंसाइड विद 0
but the other end falls within 2 and 3 centimeter, so an approximation has to be made। यानी कि अगर एक एंड जो है वो लाइन का, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं स्केल बनाऊँ ना, तो मेरे पास अगर ये इस तरह का 1 मीटर रूल है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, अगर ये मेरे पास 1 मीटर रूल है, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, 5, 6 एंड एटसेट्रा। तो मेरे पास एक लाइन है जो यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है 0 के साथ, मगर यहाँ पे वो फॉल कर रही है, ये है A एंड B, और यहाँ पे वो फॉल कर रही है इनके दरमियान कहीं पे। तो अब इसके लिए हम लोगों को अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ेगी कि ये 2.5 है, 2.6 है, 2.7 है, ये क्या है। और इसी अप्रॉक्सीमेशन की वजह से लीस्ट काउंट है, लिमिटेशन है, तो लिहाजा हमें अप्रॉक्सीमेशन करनी पड़ी, जिसकी वजह से एरर आएगा। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। जो आज हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की उनको ज़रा देख। तो हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया वो हम लोगों ने जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने सबसे पहले जो बात की थी वो थी हमारे पास यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे यूनिट्स की इम्पोर्टेंस। तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें जो चीज़ समझ आई वो यूनिट्स की इम्पोर्टेंस समझ आई। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था वो यूनिट्स की इम्पोर्टेंस के साथ रिलेटेड था, और उसमें हम लोगों ने ये बात सीखी कि यूनिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनके बगैर कोई भी हमारे पास जो मेजरमेंट है वो मीनिंग लेस हो जाती है, यानी कि सेंसलेस या मीनिंग लेस हो जाती है, उसके बगैर हम लोग नहीं समझ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने SI यूनिट्स की एडवांटेजेस देखी, ठीक है। यानी कि SI यूनिट था, उसकी एडवांटेजेस कौन थी, कितनी थी। तो हम लोगों ने 3 एडवांटेजेस मेनली देखी। 3 एडवांटेजेस में एक हम लोगों ने कन्वर्जन देखा कि कन्वर्जन हमें रिक्वायर नहीं होता। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों के पास उसके प्रीफिक्सेस मौजूद होते हैं, तो लिहाजा उसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स मौजूद हैं, कैलकुलेशन करना आसान है। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ये टाइम सेविंग होता है। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन देखा, तीसरा क्वेश्चन था हम लोगों के पास के सर्कल के अंदर हमें रेडियंस बताएं कितने हैं, ठीक है। और इसी तरह सफ़ेयर के अंदर हमें बताएं कि स्टे रेडियंस कितने। तो जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमें पता लगा कि सर्कल के अंदर हमारे पास 2 पाई रेडियंस, ठीक है, जबकि स्टे रेडियंस जो बल्कि अगर लिख लूँ सफ़ेयर, तो सफ़ेयर के अंदर हमारे पास जो स्टे रेडियन थे वो आ रहे थे हमारे पास 4 पाई स्टे रेडियन, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोगों से ये पूछा गया था कि हम लोगों के पास लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। और इसको हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले लीस्ट काउंट को समझा कि लीस्ट काउंट क्या होती है, फिर लीस्ट काउंट एरर को समझा। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ठीक है, और रैंडम एरर की वजह से, इन दोनों की वजह से क्रिएट होता है लीस्ट काउंट, ठीक है, और रैंडम एरर की वजह से क्रिएट होता है। और हम लोग इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग उन वैल्यूज़ की मीन मालूम कर लें या उन वैल्यूज़ की एवरेज ले लें। ये 2 काम करें तो हम लोग इस एरर को ख़त्म कर सकते हैं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों ने यही जो असाइनमेंट है वो मुझे लिख के जो आज टॉपिक डिस्कस हुए हैं जैसे मैंने लिखे हैं वो जो कंसेप्ट था हिडन, उनके साथ मुझे सबमिट करवाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।